Hello, my name is Anjali Singla and today I will be teaching the topic photoelectric effect. तो photoelectric effect को हम स्टडी करेंगे. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली क्या बताता है? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो बेसिकली हमारा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को स्टडी करता है. क्या बताता है? इट इस्टेब्लिशेस द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. तो हमारा जो क्लास 12th का चैप्टर है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, उसका ये पार्ट है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. क्या कहता है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन? कि जो हमारा लाइट है, ठीक है, जो हमारी लाइट है उसका ड्यूअल नेचर है, ठीक है. वो एज अ वेव भी एक्ट करती है लाइट और एज अ पार्टिकल भी एक्ट करती है. तो एज अ वेव कैसे एक्ट करती है वो तो एस्टेब्लिश हो चुका था अराउंड 1800. जो हमारे साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन हाइगन थे, उन्होंने अपने हाइगन्स वेव थ्योरी में ये बता दिया था कि लाइट का कैसा नेचर है, वेव नेचर है. तो हम और जो हमारे मैक्सवेल थे उन्होंने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में, ईएम वेव थ्योरी में भी मैक्सवेल ने इस्टेब्लिश कर दिया था कि लाइट का वेव नेचर है. तो मतलब हर जगह यही माना जाता था कि लाइट का कैसा नेचर है, वेव नेचर है, ठीक है. तो हमारे एक साइंटिस्ट थे हर्ट्ज उनका नाम था. तो वो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के जो एक्सपेरिमेंट्स है उनको स्टडी कर रहे थे. उनको इस्टेब्लिश करने के लिए वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे हर्ट्ज. तो वो इस्टेब्लिश करते हुए वो एक इफेक्ट को स्टडी करते हैं, एक इफेक्ट ऑब्जर्व करते हैं जिसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बताता है? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को. लेकिन जो हर्ट्ज थे वो इस इफेक्ट को उन्होंने देखा तो सही, ऑब्जर्व तो किया, लेकिन वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसको पूरी तरह से उसके लिए वैलिड जो है एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए. तो वो वैलिड एक्सप्लेनेशन किसने दी थी? आइंस्टाइन ने दी थी, ठीक है. वो किसने एक्सप्लेन किया था? आइंस्टाइन ने किया था, ठीक है. आइंस्टाइन ने जो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूव किया था यूजिंग दी प्लैंक्स पोस्टुलेट. किसकी हेल्प से? प्लैंक्स पोस्टुलेट्स की हेल्प से. प्लैंक्स पोस्टुलेट्स क्या थे हमारे? प्लैंक पोस्टुलेट्स क्या थे कि जो हमारी लाइट है, जो हमारी लाइट वेव्स है, दैट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड दी क्वांटा, या जिसको वेव पैकेट भी बोलते हैं, या फिर जिसको फोटॉन भी बोलते हैं. कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है. फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था प्लैंक का? कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिसे क्वांटा या वेव पैकेट या फिर फोटॉन बोला था. तो सेकेंड उसने बोला था कि ये जो फोटॉन है ये क्या है? दीज आर द मासलेस पार्टिकल्स. ये फोटॉन जो है वो मासलेस पार्टिकल्स है. और क्या कहा था? ये फोटॉन जो है वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. 2.77 समथिंग इंटू 10⁸ वो 8 होता है, ठीक है, कुछ वैल्यू जिसे राउंड ऑफ करके हम यही लिखते हैं. ये फोटॉन जो है स्पीड से ट्रैवल करते हैं. हर जो फोटॉन है उसका कुछ मोमेंटम है और कुछ एनर्जी है. फोटॉन जिसे मोमेंटम को h/λ से प्रेजेंट करते हैं, और एनर्जी क्या होता है? मोमेंटम इंटू वेलोसिटी, तो hc/λ, ठीक है. और क्या बोला था? और प्लैंक्स के और क्या पोस्टुलेट थे? प्लैंक ने और क्या बोला था कि जो कोलिजन होता है हमारा फोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, जो फोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन होता है वो कैसा कोलिजन होता है? वो होता है इलास्टिक कोलिजन होता है. इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? जिसमें आपका मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व होती है. इन इलास्टिक में आपके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, और इलास्टिक में आपके पास मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होते हैं. ये तो कुछ उसने पोस्टुलेट्स दिए थे जिसकी हेल्प से जो है आइंस्टाइन ने इस्टेब्लिश किया था पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे स्टडी किया आइंस्टाइन ने? उसने क्या किया? उसने एक मेटेलिक प्लेट ली, ठीक है, एक मेटेलिक प्लेट ली, ठीक है,
उस मेटेलिक प्लेट पे उसने क्या इंसिडेंट करवाए, उसने फोटॉन्स इंसिडेंट कराए। उस मेटेलिक प्लेट में जब फोटॉन्स इंसिडेंट कराए तो उसने ऑब्जर्व किया कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो इस ये जो कैथोड प्लेट थी, ठीक है, ये जो नेगेटिव जो मेटेलिक प्लेट थी कैथोड, और आपके पास जो पॉजिटिव मेटेलिक प्लेट होती है उसको क्या बोलते हैं, एनोड। तो उसने कहा कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और वो कहाँ मूव कर रहे हैं, वो एनोड मतलब पॉजिटिव मेटेलिक प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं। और यहाँ पे जब एक एमीटर लगाया तो उसने देखा कि यहाँ पे उसने कुछ करंट की वैल्यू ऑब्जर्व की, मतलब बिना बैटरी लगाए भी यहाँ पे उसने करंट की वैल्यू ऑब्जर्व की। क्यों करंट की वैल्यू क्यों आ रही है, ड्यू टू दी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं फोटॉन्स के यहाँ से टकराने से इस मेटेलिक प्लेट पे, जिनको इन इलेक्ट्रॉन्स को उसने क्या नाम दिया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया, ठीक है। और जो करंट यहाँ से हमें मिल रहा है, जो करंट की वैल्यू, उसको नाम दिया फोटो करंट नाम दिया, ठीक है। और यहाँ पे फिर उसने जो है एक बैटरी लगा के जो है आगे फिर स्टडी किए, ठीक है। यहाँ पे बैटरी लगा के फिर उसने स्टडी किए और भी ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पे जो है, फिर उसने अलग अलग वेरिएशन स्टडी किया, बैटरी लगा के यहाँ पे फिर वेरिएशन स्टडी किया कि कैसे जो है बैटरी के साथ इसके साथ वोल्टेज के साथ कैसे करंट का वेरिएशन होता है, कैसे इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटॉन्स की, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो करंट में क्या फोटो करंट में वेरिएशन आता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं और इंटेंसिटी कांस्टेंट रखते हैं तो क्या वेरिएशन आता है, अलग अलग वेरिएशन उसने स्टडी किए। लेकिन सबसे पहले आइंस्टाइन जो था उसने एक इक्वेशन स्टैब्लिश की यहाँ से, जिसे आइंस्टाइन इक्वेशन भी कहते हैं। इस आइंस्टाइन इक्वेशन के लिए उसको नोबेल प्राइज मिला था, जो हमारे आइंस्टाइन थे उनको नोबेल प्राइज मिला था इस आइंस्टाइन इक्वेशन को स्टैब्लिश करने के लिए। आइंस्टाइन इक्वेशन क्या कहती है कि जो हमारी इंसिडेंट एनर्जी है, जो फोटॉन्स इंसिडेंट की है, उसकी कुछ इंसिडेंट एनर्जी होगी, तो वो जो ई इंसिडेंट होगी वो किसके बराबर है, हमारी वर्क फंक्शन ऑफ दिस मेटल के, हमारा जो वर्क फंक्शन है मेटल का उसके प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स के। अब ये वर्क फंक्शन क्या चीज़ है, ठीक है। वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक सरफेस। मतलब ये क्या है, ये मिनिमम एनर्जी है जो चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट होने के लिए इस सरफेस से, ठीक है। ये क्या है, एक मिनिमम एनर्जी है। मतलब मिनिमम एनर्जी का क्या मतलब है कि आपके पास जो है ये मेटल है तो इसमें शेल्स होते हैं ना, आपने पढ़े हैं, ठीक है। तो जो आउटर शेल में जो हमारे इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमारा वर्क फंक्शन है, ठीक है। सब अब इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाले शेल में भी होंगे और भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो सब इलेक्ट्रॉन्स को जो है सेम एनर्जी नहीं चाहिए, सबको अलग अलग चाहिए। तो जो बाहर वाले आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है उसको निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम वर्क फंक्शन जो है बोलेंगे। बाकी जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको डिफरेंट एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। तो वर्क फंक्शन क्या है, इस मेटल की, इस मेटेलिक प्लेट की, मान लो हमने सीजियम की प्लेट ली है, ठीक है। तो इस मेटेलिक प्लेट की जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए, वो हमारा वर्क फंक्शन होता है, ठीक है। अब वो बाहर निकल गया, मान लो मैंने इंसिडेंट की 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैंने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसिडेंट किया है यहाँ पे एनर्जी, ठीक है। और वर्क फंक्शन इस मेटेलिक प्लेट का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, ठीक है। तो हमारे पास कितना बच गया, 4 - 3 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्स। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन निकला था आउटर शेल से, इसकी जो एनर्जी होगी ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो क्या होगी आपके पास, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, ठीक है। तो ये आपकी क्या आएगी, यहाँ से आइंस्टाइन्स इक्वेशन आ गई। इसी आइंस्टाइन्स इक्वेशन की हेल्प से उसने अलग अलग वेरिएशंस जो है स्टडी किए, ठीक है। पहले उसने अलग अलग जो है वेरिएशंस जो स्टडी किए वो हम देखेंगे। ये आइंस्टाइन इक्वेशन लिखे रहने दीजिए, ठीक है। एक वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया, एक आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। जो आपके पास आपको जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए, ठीक है, इस इफेक्ट को होने के लिए आपको एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। जिससे कम पे अगर वो फ्रीक्वेंसी पे आप फोटॉन्स इंसिडेंट करेंगे तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, दैट इज एच न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच न्यू नॉट, ठीक है। एच न्यू क्या है आपका,
ई इंसिडेंट जो आपने किया है, और एच न्यू नॉट क्या है आपका वर्क फंक्शन है। तो अगर आपका जो इंसिडेंट एनर्जी है वो इससे ज़्यादा होगी, इसके बराबर होगी, ठीक है, तो ही आपका इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। मतलब आ भी सकता है, नहीं भी, ज़रूरी नहीं है कि अगर ये कंडीशन है, अगर न्यू आपका ग्रेटर है न्यू नॉट से, तो ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, ये आएगा। इलेक्ट्रॉन में और मे नॉट कम आउट। अब ऐसा क्यों? अभी तक बोल रहे थे कि मैम आपने बोला था कि ये कंडीशन है, अगर आप ये अगर इंसिडेंट एनर्जी ज़्यादा होगी वर्क फंक्शन से तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ भी सकता है, नहीं भी हो सकता, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने बोला था कि आपके कैसा आपका जो है कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। अब मान लो कि इलास्टिक कोलिजन में तो हमने क्या बोला कि जो आपका जो फोटोन है उसने पूरी की पूरी अपनी एनर्जी जो है किसको ट्रांसफर कर दी, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी। तो यहाँ से एनर्जी कंजर्वेशन हो गया ना आपके पास। अब मान लो कि कुछ एनर्जी कोलिजन्स में वेस्ट हो जाए, जो फोटॉन्स हैं वो टकराए इलेक्ट्रॉन के साथ और वो वहाँ पर अपनी एनर्जी कोलिजन्स में लूज कर देते हैं, वेस्ट हो जाती है एनर्जी। तो वहाँ पे आपको उस केस में एनर्जी कंजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। उस केस में आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, वो वेस्ट हो जाएगी एनर्जी, ठीक है। तो इवन इफ आपका फिर इंसिडेंट एनर्जी ज़्यादा भी होगी फर्स्ट फंक्शन से, तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका नहीं होगा, ठीक है। ये जो न्यू नॉट है इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दिस इज नॉन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसको लैम्डा के टर्म्स में कैसे लिख सकते हो? न्यू को लिख सकते हो सी बाय लैम्डा, ठीक है। फोटॉन हमने बोला था ना वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करता है, ठीक है। तो ये इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा नॉट। तो आप इधर इसको लेके जाओगे तो ये हो जाएगा लैम्डा नॉट ग्रेटर देन लैम्डा, मतलब जो लैम्डा है वो लेस देन इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट। तो ये लैम्डा नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो ज़्यादा होनी चाहिए। इंसिडेंट जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, बट जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका होगा, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वर्क फंक्शन, ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक कॉन्सेप्ट और होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का, वो भी हम बताएंगे। तो लेकिन पहले आप वेरिएशन स्टडी करेंगे। पहले आप स्टडी करेंगे वेरिएशन आपका इंटेंसिटी का और फोटो करंट का, ठीक है। इंटेंसिटी और फोटो करंट का, फोटो करंट इस साइड आता है और आपका इंटेंसिटी जो है इस साइड आती है। तो आपकी जो इंटेंसिटी है फोटॉन्स की वो एक लीनियर वेरिएशन आपका फॉलो करेगा, ऐसे कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाओगे फोटो करंट बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो जितने फोटॉन्स आपके बढ़ते जाएंगे उतने ज़्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन से वो टकराएंगे, उतना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो आपका फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, और फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हमें क्या मिल रहा है? फोटो करंट मिल रहा है। फिर फोटो करंट भी हमारा बढ़ता रहेगा, ठीक है। दूसरा वेरिएशन हमने एक बैटरी लगाई थी, ठीक है, फॉरवर्ड बाइस में। तो फॉरवर्ड बाइस में जो हमने बैटरी लगाई थी उसका क्या वेरिएशन आएगा? तो वो क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि अगर V की वैल्यू 0 है, ठीक है, अगर कोई बैटरी नहीं लगा रहे तो भी हमें कुछ करंट की वैल्यू मिल रही थी ड्यू टू दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा ग्राफ। तो पहले तो वो लीनियर वेरिएशन शो करेगा, उसके बाद वो ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा, सेचुरेशन हो जाएगा, आई सेचुरेशन बोलते हैं जिसे। सेचुरेशन करंट मिले हमें मिलेगा। क्यों मिलेगा? ये सेचुरेशन वैल्यू क्यों आती है? पहले तो वो लीनियरली इंक्रीज करेगा, मतलब जैसे जैसे बढ़ाते रहोगे आप ये बैटरी का वोल्टेज, उतना उतना फोटो करंट इंक्रीज होता रहेगा, लेकिन बाद में एक आपको सेचुरेशन वैल्यू मिल जाएगी। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि पहले तो क्या हो रहा था कि जितना आपने बैटरी का वैल्यू इंक्रीज किया तो क्या हो रहा था, आपके पास हमने फॉरवर्ड बाइस में लगाई थी, तो जितना आपके पास यहाँ पे आपका पॉजिटिव था एनोड और जो कैथोड थी वो नेगेटिव प्लेट थी, तो जितना आपने फॉरवर्ड बाइसिंग इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए? ज़्यादा से ज़्यादा इधर अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव वाली प्लेट की तरफ, तो हमारे पास करंट का वैल्यू भी बढ़ेगा। लेकिन ठीक है, एक समय ऐसा आएगा जब आपका जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा फोटोन का और जो रेट ऑफ एमिशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो बराबर हो जाएंगे। पहले तो इलेक्ट्रॉन्स जल्दी जल्दी एमिट हो रहे थे इस
फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से जल्दी जल्दी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, लेकिन एक टाइम पर जो ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा और जो रेट ऑफ एमिशन होगा वो बराबर हो जाएगा, तो उस टाइम पे आपको सैचुरेशन वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, उस टाइम पर आपको एक सैचुरेटेड वैल्यू मिल जाएगी करंट की। ठीक है, कोई भी करंट की वैल्यू उस टाइम पर इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद अभी तो आपने फॉरवर्ड बाइस में बैटरी लगाई थी। ठीक है, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, तो आपने फॉरवर्ड बाइसिंग में जो है बैटरी लगाई थी यहाँ पे। अगर मैं इस बैटरी की बाइसिंग को रिवर्स कर दूँ, ठीक है, नेगेटिव उसमें करूँ, तो क्या होगा, अब जो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो रहे थे वो रिपेल होना स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा ना आपके पास, तो क्या होगा, जो यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे वो क्या होंगे, रिपेल होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक वोल्टेज ऐसी होगी, एक पोटेंशियल ऐसा होगा जब आपका जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो और ज़्यादा इसकी तरफ मूव नहीं करेंगे। ठीक है, इवन जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी रिपेल हो जाएगा। ठीक है, वो आगे जाएंगे ही नहीं, तो आपके पास जो ये बैकवर्ड ग्राफ बनेगा, क्योंकि नेगेटिव में होगा ना ये जो आपके पास ये नेगेटिव जो पोटेंशियल होता है, जो ये नेगेटिव पोटेंशियल होता है जो रिपेल करता है इलेक्ट्रॉन्स को, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी जो रिपेल कर देता है आगे बढ़ने से, उसको हम वी एस से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि स्टॉप कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, एंड इट इज द नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, विच इज प्रिवेंटिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम गेटिंग टू दिस साइड। ठीक है, तो दिस विल बी दी, तो यहाँ पे आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा और यहाँ पे करंट जो है जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं जा रहे हैं जब, तो फिर करंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इस वैल्यू पे। ठीक है, अब ये जो है वेरिएशन, इसको अगर हम स्टडी करते हैं इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के साथ, तो पहले तो हम इंटेंसिटी के साथ स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जब आपके पास आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो, इंटेंसिटी बढ़ाने से मैंने क्या बताया था क्या होता है, इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट की वैल्यू तो बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट तो बढ़ेगा, लेकिन हमारी जो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इसी पे रहेगा। मतलब इंटेंसिटी आपने बढ़ा ली, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर आपने दोनों की कांस्टेंट रखी हुई है, अगर आपने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी हुई है इंसिडेंट फोटॉन्स की, ठीक है, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाई है, तो आपका फोटो करंट बढ़ेगा, लेकिन जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम रहेगा। कैसे, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल को किससे इक्वेट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ईवीएस, काइनेटिक एनर्जी के बराबर लिख सकते हैं ना इसको, ईवीएस। ठीक है, यही तो है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को वी वोल्टेज से एक्सेलरेट करने के लिए, ठीक है, जितनी एनर्जी चाहिए वही तो क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही तो है, और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर रहा है, तो वो उसी के बराबर होगा, तभी तो वो उसको स्टॉप कर पाएगा, है ना। तो ये इसके बराबर हम रख देंगे, तो ये आपकी जो आइंस्टाइन इक्वेशन है, इसमें अगर आप पुट करोगे इसको, इंसिडेंट को एच लिख दो, वर्क फंक्शन को एच नॉट लिख दो, इसको लिख दो ईवीएस, तो आपके पास क्या आ जाएगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू ये मिल जाएगी आपको। ठीक है, ये आपके पास मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, ठीक है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पे तो वो डिपेंड कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एंड वन मोर वेरिएशन इज फ्रीक्वेंसी, अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो और इंटेंसिटी को सेम रखते हो, अगर इंटेंसिटी जो है वो सेम है एंड इफ यू आर चेंजिंग दी, आपकी जो है इंटेंसिटी जो है दोनों की सेम है, ठीक है, एक ही इंटेंसिटी पे रखते हो लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग है, तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। F2 ग्रेटर देन F1, तो आपके पास अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गए ना, बढ़ गए। अब मैंने जो यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी थी अभी, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू ई वी एस, तो अगर आपके पास, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, और ये किसके बीच था, ई आई वर्सेस वी। ठीक है, तो ये चार वेरिएशंस मेनली जो है
इम्पॉर्टेंट है, जो पेपर में आते हैं, आपको स्टडी करने पड़ते हैं ये, ठीक है। तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने बता दिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। अब एक दो न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हो इस पर बेस्ड, जैसे कि सिंपल आप मतलब आपके पास न्यूमेरिकल्स इसमें सिंपल आते हैं कि जैसे आपको जैसे आपके पास एक न्यूमेरिकल आया था आपके पास जेई में, ये कर सकते हो कि क्वेश्चन इज लाइट ऑफ वेवलेंथ, ये जेई का आपका क्वेश्चन है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम falls on a photosensitive metal and a negative 2 volt potential stops the emitted electrons. The work function of material in electron volt is approximately कितना होगा आपको बताना है, ठीक है। तो आप क्या लगाओगे भाई, आइंस्टाइन्स इक्वेशन स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में है ना, दिया हुआ आपको नेगेटिव पोटेंशियल दिया हुआ मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, तो आप आइंस्टाइन्स इक्वेशन लिखोगे, EVS इज इक्वल्स टू आई इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। यहाँ से तो आपके पास क्या हो जाएगा, EVS ये क्या है आपके पास hc/λ, ठीक है। आपके पास जो है ये वेवलेंथ दी हुई है और आपके पास जो है वर्क फंक्शन आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो, जो आपके पास नेगेटिव पोटेंशियल है वो दिया हुआ है, E की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 एंड VS इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट एंड HC की वैल्यू आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में आप लोगे, ठीक है। यहाँ से EVS जो है आप सब कुछ या तो वैल्यूज उसमें रखो जूल्स में, या आप वैल्यू रखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपसे पूछा होगा ना वर्क फंक्शन, तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखो सारी वैल्यूज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप रखोगे, आपको नेगेटिव पोटेंशियल 2 वोल्ट दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका क्या हो जाएगा 2 वोल्ट इंटू इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से और HC की जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होती है H की वैसे वैल्यू होती है आपके पास 6.634 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है। C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, ठीक है। जब आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हो तो आपके पास HC की वैल्यू आती है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, ठीक है। लैम्डा इज गिवन टू यू 4000 एंगस्ट्रॉम, तो ये एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो जाएगा, -5। इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल बी गेटिंग द आंसर। ये जो आपके पास वैल्यू है ये दिस विल बी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस विल बी -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो आपका वर्क फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके पास न्यूमेरिकल्स जो है पेपर में पूछे जाते हैं, और ग्राफ की कुछ वेरिएशंस हैं वो आते हैं आपके पास एग्जाम में, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, लाइक आपके पास 2 मेटल्स दे दिए, ठीक है, 2 मेटल्स दिए हैं आपके पास इस तरीके से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दोनों की अलग अलग होगी, μ0 1 एंड μ0 2, सो दिस इज योर मेटल A, दिस इज योर मेटल B, ठीक है। न्यू और ये जो आपका वेरिएशन है फ्रीक्वेंसी वर्सेस किसके बीच में है स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में आपका वेरिएशन होता है, ठीक है। जिस तरीके से आपको 2 मेटल्स दिए हुए हैं तो आपको बताना है कि किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, किसकी होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, इस वाले की होगी, और तो आपका वर्क फंक्शन किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा होगा, मेटल B का वर्क फंक्शन जो है मेटल A के वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा है उसका वर्क फंक्शन आपके पास ज़्यादा होगा। इस ग्राफ पे इस वेरिएशन पे भी बहुत सारे आपके पास क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कि होता क्या है और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, जो ग्राफ के वेरिएशंस है वो न्यूमेरिकल्स किस टाइप के आते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, उसको आपकी जो वेव थ्योरी है वो क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी, मतलब जो क्लासिकल वेव थ्योरी थी वो क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी, वो फेल क्यों हो गई थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में। वाई क्लासिकल वेव थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाया था क्लासिकल वेव थ्योरी? क्योंकि जो हमारा क्लासिकल वेव थ्योरी है वो क्या कहता है कि देयर शुड बी सम टाइम गैप, कुछ टाइम गैप होना चाहिए बिटवीन दी absorption and the absorption of the photons and the emission of the electrons। मतलब वो कहते हैं कि absorption of energy और emission of energy में कुछ टाइम गैप होना चाहिए। लेकिन जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, दैट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, ठीक है, बहुत ही इंस्टेंटेनियस आपका जो है प्रोसेस होता है ये। और एक और चीज़ होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कुछ बातें ध्यान रखने लायक होती है कि जो एक फोटॉन है ना वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही कोलिजन करेगा। एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकाल सकता है, ठीक है, एक फोटॉन एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा, ठीक है, एक फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ठीक है, और एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, ठीक है, ये आपको बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, लेकिन क्लासिकल वेव थ्योरी क्या बोलती है, देयर शुड बी सम टाइम गैप, तो इस वजह से फेल हो गया, ठीक है। एंड द सेकेंड रीजन कि वाई इट कुड नॉट एक्सप्लेन, कि वो कहते हैं क्लासिकल वेव थ्योरी कहती है कि देयर इज अ कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो आपकी एनर्जी है वो कौन कौन से आपकी जो एनर्जी है वो कौन कौन सी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, ये वाली एनर्जीज आपने पढ़ी है ना, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये एनर्जीज होती है क्लासिकल वेव थ्योरी में, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो ये वाले जो आप एम्पलीट्यूड होंगे ई का और बी का वो भी बढ़ेगा साथ में, तो देयर शुड बी अ कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन हो रहा है एनर्जी का, ठीक है। तो क्लासिकल वेव थ्योरी कहती है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है कि आपकी इंसिडेंट जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तभी आपका जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, नहीं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो दो ड्रॉबैक्स थे आपके पास जिसकी वजह से क्लासिकल वेव थ्योरी जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ठीक है। So this was all about the photoelectric effect. I hope you explained the topic, you understood the topic well explained by me. Thank you.